आरुषि तलवार मर्डर केस, डबल मर्डर केस था वो, उसमें अभी तक बोलते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर उनके पेरेंट्स को एक्यूज किया गया। मतलब अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट पास नहीं हुआ है कि भाई इसने ही किल किया था, ये किलर था करके। तो उस केस के बारे में थोड़ा सा आप इनसाइट्स दे सकते हो कि क्या एग्जैक्टली एविडेंसेस वो टाइम पे डिस्ट्रॉय हुआ और किन बेसिस पर, किन चीजों के बेसिस पर लाइक शक की सुई पेरेंट्स के ऊपर गई। और हाँ, उनका एक हाउस हेल्प था हेमराज, वो गायब था। हाँ, बाकी सब थे, वो गायब था, तो उस पर शक गया। ठीक है, तो उन्हें लगा कि पहले तो कि हेमराज ने जो है मारा होगा, वो भी इन्वॉल्व था इनके साथ में। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस क्राइम सीन में हुआ क्या था। आरुषि तलवार केस में ये हुआ था कि एक बच्ची थी, अप्रोक्स आई थिंक 14 to 16 ईयर की कुछ एज थी इसकी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो उसका मर्डर हुआ, अपने रूम में थी वो, और उसके पेरेंट्स अलग रूम में रहते थे। तो जब मॉर्निंग में वो उठे और उनकी जो हाउस हेल्प आती थी, उसने देखा कि वो जो रूम है, जनरली आरुषि का रूम अंदर से लॉक रहता था, वो ओपन था। हाँ, ओके। जब वो गए तो उन्होंने देखा कि बेड पे जो है ब्लड ही ब्लड है और आरुषि की बॉडी पड़ी हुई है। तो वो देख के एकदम शॉक्ड हो गए। और जो रिएक्शन आया, फादर का रिएक्शन तो ठीक है, रिएक्शन था, ही वाज शॉक्ड और ही वाज शाउटिंग एंड ऑल, लेकिन मदर जो थी वो शॉक में थी, तो शी डिडंट रिएक्ट। तो फिर पुलिस आई। अब मदर्स जनरली क्या रोएंगी और एकदम हो जाएंगी, लेकिन वो शॉक में थी, तो शी वाज रिएक्टिंग वेरी नॉर्मल कि ये क्या, ठीक है, कुछ हो गया है, वो हो गया, मर्डर हो गया। मतलब एक टाइप का शॉक ऐसा भी होता है कि आप एकदम कुछ रिएक्ट ही नहीं, डिलीरियम में चले जाते हो। आपको कोई रिएक्शन ही नहीं, आप अलग ही दुनिया में चले गए। हाँ, तो वो ऐसा ही हुआ। फिर पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन हुआ, देखा गया। तो जनरली पुलिस ने अपने हिसाब से एक कहानी बना दी कि आपके रूम के इतने से दूर आपकी बेटी का रूम है, वहां मर्डर हो गया और आपको पता ही नहीं चला। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो उन्होंने बोला कि हमारा जो एसी है वो काफी आवाज करता है, जिसकी वजह से हमें दूसरे रूम की आवाज नहीं आती है। बट उन्होंने इस बात को निग्लेक्ट किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये बोला गया कि जो उसके फादर थे, ठीक है, उसके, और हाँ, उनका एक हाउस हेल्प था हेमराज, वो गायब था। बाकी सब थे, वो गायब था, तो उस पर शक गया। ठीक है, तो उन्हें लगा कि पहले तो कि हेमराज ने जो है मारा होगा, वो भी इन्वॉल्व था इनके साथ में। बट फिर बाद में, कुछ दिनों के बाद में, उसकी खुद की बॉडी जो है वो टेरेस पे मिली। ओके। तो फिर ये प्रेडिक्ट करने लगी पुलिस कि आरुषि को और हेमराज को कुछ ऑब्जेक्टेबल कंडीशन में उसके फादर ने उसको देखा, जिसको देख के वो काफी, उनको गुस्सा आया और उस गुस्से में आके आरुषि को मार दिया और हेमराज को मार दिया, और हेमराज की बॉडी जो है छत पे जाके छुपाने की कोशिश करी गई। ये भी एक थियरी बनी थी। हाँ, ये थ्योरी निकल के आ गई। तो ये बोल दिया गया, क्योंकि क्या रीजन था, ये कहते थे कि जो उसके फादर हैं, उनका भी कहीं अफेयर चल रहा है। हाँ, राइट। और वो अफेयर के बारे में आरुषि को पता है, एंड आरुषि डोंट लाइक दैट। तो इसलिए उसने अपनी बेटी को ही मार दिया। ओके, ऐसा बोला गया। और जब उसकी वाइफ को पता चला, तो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वो भी इन्वॉल्व हो गई। यस, ऐसा ये उन्होंने केस को मोल्ड कर दिया। बट क्या सच है क्या नहीं है, मेजर गलती जो वहां पे हुई वो मैं बताती हूँ कि मेजर गलती, सबसे पहले सिक्योरिंग ऑफ द क्राइम सीन हुआ ही नहीं। मीडिया चला गया, जनरल पब्लिक जा रही है, हर पुलिस ऑफिसर जाके टाइम पास कर रहा है वहां पे। हाँ, हर कोई अपने हिसाब से कुछ भी काम कर रहा है। तो सिक्योरिंग ऑफ द क्राइम सीन नहीं हुई। कंटैमिनेशन, इतना कंटैमिनेशन कर दिया। एविडेंस कलेक्शन, प्रिजर्वेशन डिले हुआ। डिले के साथ साथ में वही जो है आपका कंटैमिनेट हुआ। तो प्रॉपर कलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप प्रॉपर एविडेंस नहीं भेजोगे तो रिपोर्ट कैसे आएगी? राइट। रिपोर्ट आ ही नहीं सकती। तो रिपोर्ट्स भी जो आई वो काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग थी। फिर जो टेस्टिमनी हुई कोर्ट में, डिफरेंट एक्सपर्ट्स आके जो टेस्टिमनी दे रहे थे, वो भी काफी कॉन्ट्राडिक्टिंग थी। तो एक प्रॉपर कंक्लूजन निकल के नहीं आ पा रहा था। तो चलता रहा। फिर बीच में क्या हुआ कि ये केस सीबीआई को दे दिया गया था। तो जब सीबीआई को दे दिया गया केस, तो नार्को एनालिसिस हुआ। नार्को एनालिसिस हेमराज नहीं, ये नहीं, इनके जो पेरेंट्स थे उनका नहीं हुआ था। नार्को एनालिसिस जो 3 और सस्पेक्ट थे, जो उनके यहाँ पे, एक शायद उनके क्लिनिक में हेल्प करता था, वो, और हेमराज के 2 दोस्त भी थे। हाँ, हेमराज के 2 और वो दोस्त थे। तो वो 3 लोगों का नार्को एनालिसिस हुआ। नार्को टेस्ट काफी हद तक लीड दे रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग भी इन्वॉल्व हैं।
बट फिर ऐसा बोला गया कि जो वीडियो आया नार्को टेस्ट का वो ये आया, तो ऐसा बोला गया कि इन लोगों को फोर्स किया गया और लीडिंग क्वेश्चंस पूछे गए। यू कैन नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चंस। राइट, मतलब प्रेशर डालने की कोशिश, प्रेशर डाल के उनसे ये स्टेटमेंट निकाले गए हैं, तो ये नार्को टेस्ट को कैंसिल कर दिया। वैसे भी जनरली भी नार्को टेस्ट इतना ज्यादा जो है सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं माना जाता है कोर्ट में नार्को टेस्ट को। वो सिर्फ एक आप कह सकते हो हेल्पफुल है, एडिशनल है, बट उसके बेसिस पे आप कुछ भी राइट नहीं दे सकते। आप किसी को मतलब कन्विक्ट नहीं कर सकते जस्ट बेस्ड ऑन नार्को टेस्ट। तो सिर्फ नार्को टेस्ट के बेसिस पे अगर आप उन तीनों को बोल रहे हो कि दे आर द क्रिमिनल, तो वो चीज कैंसिल हो गई वहीं पे। तो अभी भी उसके जो फादर और मदर हैं अभी भी उन्हें ही अक्यूज्ड माना गया कि आपको आवाज कैसे नहीं सुनाई दी, प्लस आपका अफेयर वगैरह भी, ये सब चीजों को किया गया। फिर इस टेस्ट के बाद में चीजें हो सकती थी, बट अगेन कुछ वही उनके इश्यूज हुए और सीबीआई टीम को चेंज कर दिया गया। सीबीआई की जो टीम बनी थी उस टीम को चेंज कर दिया गया। अब जब टीम चेंज हुई तो जो केस इस डायरेक्शन में जा रहा था वो वापस जो है टर्न होके वहीं आ गया कि इसके पेरेंट्स ने ही मारा है, वापस वहीं आ गया। और अभी भी वही है और उनके पेरेंट्स को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल चुका है और अभी भी केस चल रहा है। केस बीच बीच में खुलता है, बंद होता है, यू टर्न मारता है, कभी कुछ निकल के आता है, बाकी सॉल्व नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। मतलब इससे बेसिकली यही पता चलता है कि अगर एविडेंस किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया या मैनिपुलेट किया गया या उसके साथ कहीं पे भी छेड़खानी हुई किसी भी तरीके की, तो पूरा का पूरा केस ही अनसॉल्वेबल बन जाता है। एग्जैक्टली राइट। अभी यहाँ पे मतलब जितना मुझे याद है, मैंने पहले देखा था कि बारिश भी हो गई थी। जो तो बहुत सारे ब्लड सैंपल्स, ब्लड स्टेन्स मिल सकते थे। कि जो हैंडल था छत का, दरवाजे पे हैंडल या वॉल थी, वहां पे ब्लड स्पॉट्स मिलते। लेकिन क्या हुआ कि बारिश से पूरा बह गया, उन्होंने ध्यान से देखा नहीं। मतलब आप एक घर में एक क्राइम कमिट हुआ, आप उस घर की छत चेक नहीं कर रहे हो, हाउ इज दैट पॉसिबल? राइट। कैसा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? एग्जैक्टली यही चीज ना हो, इसीलिए आई थिंक कि पुलिस को शायद ये करने नहीं देना चाहिए। पुलिस कई बार सोचती है अरे ठीक है कलेक्ट करो, भेज दो यार, क्या और कौन पुलिस ज्यादा मेहनत करे। मतलब पुलिस पे काफी लोकल लेवल पर प्रेशर वगैरह ये सब भी थोड़ा होता है। राइट। प्रेशर तो हर किसी पे हो सकता है, प्रेशर हर किसी पे होता है, प्रेशर हर किसी पे है, लेकिन एक ड्यूटी है उनकी कि वो प्रॉपर तरीके से काम करें। तो या तो फिर उन्हें और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। 1-2 महीने की ट्रेनिंग उन्हें मिलती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ही उन्हें ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देने वाले वही होते हैं। बट एक एक्सपर्ट है, जो इतने सालों से उसी फील्ड में पढ़ा है, और एक जो पुलिस ऑफिसर है क्रैश कोर्स कर रहा है, तो दैट इज मेन प्रायोरिटी कुछ और है, दिस इज लाइक अ सेकेंडरी वर्क है। तो आप उनको कंपेयर कैसे कर सकते हो? अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत के केस की, तो उस केस में भी विसेरा रिपोर्ट्स आए थे, पोस्टमार्टम हुआ था, बहुत बड़ा रोल था फॉरेंसिक डॉक्टर्स का। तो क्या कुछ कंक्लूसिव निकला वो रिपोर्ट से? क्या चीज पता चली मर्डर के बारे में? मर्डर था, सुसाइड था, कैसे पता चल सकता है? और क्या ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि एक एक्ट मर्डर था या सुसाइड था? जनरली जो रूल्स होते हैं या जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें कभी भी आप कंक्लूजन नहीं देते हो कि मर्डर हुआ है, क्या था वो नहीं, सुसाइड हुआ है, ये आप कभी नहीं लिखोगे रिपोर्ट में। ओके। आपको जो पूछा गया है आप सिर्फ वो लिखोगे। कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, टाइप ऑफ डेथ आपको पूछा गया है, टाइम ऑफ डेथ, या आपको ये पूछा गया है कि आपको डीएनए प्रोफाइलिंग करनी है इस ब्लड सैंपल की, तो आप डीएनए प्रोफाइलिंग करके अपनी रिपोर्ट दे दोगे। या फॉर एग्जांपल हेयर मिला है, आपको हेयर कंफर्म करना है कि हेयर किसका है, एनिमल हेयर है, ह्यूमन हेयर है, ह्यूमन हेयर है तो किसका हेयर है। आप उतना ही बताओगे जितना पूछा गया है, उसके आगे कुछ भी नहीं। इवन इफ यू नो, आप नहीं लिखोगे, फंस सकते हो आप ऑब्वियसली। क्योंकि आप जो लिख रहे हो वो आपको कोर्ट में प्रेजेंट करना है, और वो पुलिस का काम है, वो पुलिस कैसे का काम हुआ, है। वो पुलिस का कंक्लूजन पुलिस और लॉयर्स देंगे। मर्डर था, सुसाइड था, क्या था, वो उनके हाथ में, और कोर्ट डिसाइड करेगी, वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन सही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जितना पूछा गया है वो उतना ही जवाब देंगे, दैट्स इट। ओके। सो बट क्या मतलब, आप बीइंग लाइक फॉरेंसिक साइंस आपने पढ़ा है, तो उसके हिसाब से क्या डिफरेंसेस है कि मतलब एक मर्डर के टाइम पे यूजुअली क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन हैंग होता है तो हो सकता है कि उसने सुसाइड किया हो, या ऐसा भी हो सकता है ना किसी ने उसको मार के हैंग किया हो। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा इस केस में? हैंगिंग का जो केस होते हैं, कोई भी अगर हैंगिंग का केस आता है तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, तो क्लियरली समझ में आ जाता है कि सामने वाला
हैंगिंग से ही उसकी डेथ हुई है। हाँ. क्योंकि स्ट्रैंगुलेशन भी तो हो सकता है कि किसी का गला दबा के मार दिया गया हो, तो उस केस में भी सफोकेशन हो गया। हाँ, सफोकेशन तो तब भी हो रहा हो, फिर टांग दिया हो, ये भी हो सकता है। तो जनरली क्या होता है कि स्ट्रैंगुलेशन के केस में आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलती है। पहली बात तो मार्क्स दिखेंगे, मार्क्स का डायरेक्शन भी तो दिखेगा। ओके, आप हैंग है बॉडी, राइट, डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको देखने मिल रहा है कि सीधे मार्क्स है, सीधे मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? वो तो स्ट्रैंगुलेशन है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है यानी वहां पे। वो चीज हो गई। फिर एक चीज ये भी होती है कि भाई एक टेस्ट होता है, मान लीजिए अगर कोई हैंग हुआ है तो उस टाइम पे उसका जिस साइड भी सर है वहां से सलाइवा आएगा, राइट, ग्रेविटी की वजह से उसके कपड़ों पे मिलेगा। तो आप टेस्ट लगा सकते हो कि सलाइवा प्रेजेंट था क्लोथ्स पे या नहीं था। मतलब बहुत बेसिक सा टेस्ट है, राइट, कंक्लूसिव नहीं होता ये कि नहीं इससे हमें ये प्रूफ ही कर दिया हमने, बट एक लीड मिल सकती है उससे। तो आपने टेस्ट लगाया, आपको पता चला कि हाँ सलाइवा था, वो भी इसी डायरेक्शन में जिस साइड बॉडी जो सर पाया गया। यानी कि वो हैंगिंग का केस हो सकता है, क्योंकि वो हैंग होने से पहले अलाइव था और उसका सर ऐसा था, तो कुछ टाइम तक सलाइवा ड्रिप हुआ है, तो वो एक लीड प्रोवाइड कर देता। तो ये सब बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। फिर ये भी रहता है कि कुछ बोन्स का ब्रेक डाउन होता है जो बॉडी में, वो भी देखने को मिलता है कि जो पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है तो वो भी देखने मिलेगा, वो टूटेगा, उसकी वजह से यूजुअली डेथ होती है। उसकी वजह से, क्योंकि आपका ब्रेन कनेक्ट है वहां से, कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्नैप हो जाता है, वो ब्रेक हुआ यानी आपका ब्रेन और बॉडी का सिग्नल कट गया, राइट, एवरीथिंग एंड। सबसे पहले ब्रेन डेथ ही होती है। अगर किसी की डेथ होती है तो वो ब्रेन डेथ होती है, ब्रेन बंद तो सब कुछ बंद। राइट। सो बेसिकली पता लगाया जा सकता है, बट अगर केसेस में कुछ भी एविडेंस टैम्पर हो गया तो फिर तो नहीं, कुछ नहीं, टैम्परिंग तो हो गई, फिर कुछ नहीं पता कर सकते। सो सुशांत सिंह राजपूत के केस में लाइक ऐसा कुछ कंक्लूसिव नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है, कुछ कंक्लूसिव उनमें आया नहीं। बहुत मतलब रूल ये भी कहता है कि आपको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को नियरेस्ट हॉस्पिटल भेजना चाहिए। वी डोंट नो कि क्या रीजन से इतना दूर भेजा गया। तो रूल्स कुछ अगर फॉलो किए जाएं बाय पुलिस, बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो कंक्लूजन्स निकल के आएंगे। क्योंकि एक प्रिंसिपल है लोकार्ट्स एक्सचेंज प्रिंसिपल, फॉरेंसिक साइंस का मेजर प्रिंसिपल है ये। ओके। तो सर एडमंड लोकार्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था कि अगर आप किसी चीज के कांटेक्ट में आते हो, यू विल एक्सचेंज समथिंग, यू विल लीव सम ट्रेसेस। राइट। आप कितना ही डिस्ट्रॉय कर लो एविडेंसेस को, कितना ही साफ सफाई करके चले जाओ, हाँ, आप कुछ ना कुछ, अगर आप इस जगह पे आके खड़े हुए हो और चले गए हो विदाउट टचिंग एनीथिंग, यू विल स्टिल लीव समथिंग देयर, सम ट्रेस तो रहेगा ही, ट्रेसेस रहेंगे। हाँ. तो ये लोकार्ट का एक्सचेंज प्रिंसिपल है। तो हम किसी भी क्राइम सीन में ये नहीं कह सकते कि कोई एविडेंस मिला ही नहीं, दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट, मिलेगा एविडेंस। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन थियरी भी आ जाती है ना, कि मतलब अगर इंफॉर्मेशन क्रिएट, मतलब कहीं पे भी कुछ भी एक्ट होता है तो न्यू इंफॉर्मेशन क्रिएट हमेशा होता ही है, राइट। सो इंफॉर्मेशन, वहां पे न्यू इंफॉर्मेशन क्रिएट होगा, जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए और न्यू इंफॉर्मेशन क्रिएट होगा। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का पीस भी खाया था। तो निठारी एक छोटा सा गांव है जो नोएडा के पास में है। तो वहां पे ये केस हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि एक बंगलो था, तो बहुत बड़ा आदमी था, वो बहुत अमीर, बहुत पैसे वाला आदमी था, उसका बंगलो था। जनरली वो वहां रहता नहीं था, उसका हाउस हेल्प जो था वो वहाँ रहता था। तो वहाँ देखा गया, उस गांव में ये देखा गया कि बच्चे गायब हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गायब हो रहे हैं, 12, 14, 16 इस एज के बच्चे बहुत गायब हो रहे थे। तो जब पुलिस कंप्लेंट लिखाने जाते थे गांव के लोग, कंप्लेंट नहीं लिखती थी पुलिस, उन्हें भगा देती थी कि अरे ठीक है, नहीं लिखती थी उनकी कंप्लेंट। ऐसे करके बहुत बच्चे गायब हुए। एक दिन जो है पायल नाम की लड़की गायब हुई। ओके। तो पायल के फादर ने थोड़ा सा स्टेप लिया, उन्होंने जाके एक बार एफआईआर लिखाने की कोशिश करी, उन्हें मना कर दिया, 2 बार 3 बार गए, फिर लिख ली गई उनकी एफआईआर कि चलो ठीक है एफआईआर लिख लेते हैं। तो हुआ ये था कि पायल, जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, फिर पायल के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो पता ये चला कि पायल का फोन एक उसी बंगलो के बाहर तक तो ट्रेस हो रहा है, वहीं पे बंद हुआ है, उसी एरिया के आगे ट्रेस नहीं कर पा रहे हम उसका फोन। तो फिर एक रिक्शे वाले से पता चला कि वो वहां तक आई थी, ठीक है, रिक्शे से वो उतरी, उस बंगलो में वो गई चेंज लेने के लिए, कि रात का टाइम था, वो कहीं से रिटर्न हो रही थी, उसके पास पैसे चेंज नहीं थे, तो उसने सोचा यहाँ से मैं मांग लेती हूँ। वो गई उस बंगलो में, वहां पे उसने चेंज मांगे, वो वहीं से गायब, वो लौट के आई ही नहीं।
उस रिक्शे वाले ने 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे वेट किया, तो फिर वो गया वहां उस बंगलो में बोलने कि यहाँ पे एक लड़की आई होगी, वो ऐसा ऐसा बोल के गई। तो वो जो उनका हाउस हेल्प था उसने कह दिया कि नहीं यहाँ कोई लड़की नहीं है, जाओ, भगा दिया उसको, वो चला गया। तब थोड़ा सा शक गया उस बंगलो पे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि और भी जो बच्चे गायब हुए थे वो फिर बाद में लिंक होती गई चीजें कि यहाँ से गायब होते हैं बच्चे, राइट, इस एरिया तक तो रहते हुए यहाँ से बच्चे कहाँ गायब, क्लियर पैटर्न मिल गया। तो वो थोड़ा सा आया समझ में, नजर में आया। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इनका पूरा जो बंगलो था वो चेक किया गया। बंगलो के अंदर कुछ नहीं मिल रहा, बंगलो के पीछे एक नाला था, बड़ा सा नाला था, उसमें वो ये लोग क्या करते थे, बेसिकली उनका जो हाउस हेल्प था वो ज्यादातर ये करता था कि बच्चों को किडनैप करना, उनका मर्डर करना, फिर उस डेड बॉडी को सेक्सुअली असॉल्ट करता था, फिर पीसेस में कट करके ब्लैक कलर की पॉलीथिन्स में उसको भर के घर के पीछे के नाले में फेंक देता था। तो वो जो डेड बॉडी के साथ असॉल्ट करता था, दैट इज नेक्रोफिलिया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। राइट। तो उसने ऐसा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कम से कम 16 बॉडीज के साथ ऐसा किया उसने। डैम। और 16-17 तो आइडेंटिफाई हुए हैं, इसके अलावा तो एविडेंसेस ही नहीं मिले। बिल्कुल ये एविडेंसेस के और भी उसको ठिकाना लगा दिया, और भी हो, क्योंकि आप पीछे नाले में डाल रहे हो, वो जाके बह के कहाँ चला गया और कितने टाइम से चल रहा है ये चीज आपको नहीं पता। डैम। तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। सो नेक्रोफीलिया के साथ पेडोफीलिया भी लग रहा है, बिकॉज वो यंग ही बच्चों को मैक्सिमम गर्ल्स, राइट, मैक्सिमम गर्ल्स थे उसमें। तो यहाँ पे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जब स्केलेटल रिमेन्स मिल रहे तो आपको पूरा स्केलेटन नहीं मिल रहा है, कोई आपको फीमर मिल रही है, हाँ, कोई आपको सिर्फ स्कल मिल रहा है, कोई कुछ मिल रहा है, किसी का हाँ, तो उनको फिर देखा गया, आइडेंटिफिकेशन किया गया, फिर पता करा गया कि ये एक अलग बॉडी का पार्ट है, ये एक अलग बॉडी का पार्ट है, ऐसे करके काउंटिंग की गई थी। सारी चीजें एक साथ नहीं मिली थी, राइट। तो उसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन हुआ कि कितनी बॉडीज थी, और फिर इवन जो अगर स्कल मिलता है तो हम उससे सुपर इम्पोजिशन कर सकते हैं। सुपर इम्पोजिशन करके आप जो है पता कर सकते हो कि क्या था, पूरा आप सुपर इम्पोज कर लेते हो। पहले मैनुअली की जाती थी ये चीज, मैनुअली आप स्कल पे वर्क कर रहे हो, लेकिन अब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो इतनी मेहनत नहीं लगती है, बस फोटोग्राफ और स्कल का फोटोग्राफ आप मैचिंग करते हो। तो वो कितने सॉफ्टवेयर होता है, आप कितना मैच हो रहा है उस बेसिस पे आप मैचिंग निकाल के बता सकते हो कि किसका स्कल है। राइट। सो बेसिकली जिनको भी लाइक कोई ऐसे टाइप की मानसिक बीमारियां हैं, वो सोसाइटी के लिए कितने बड़े खतरे बन जाते हैं। अगर वो मतलब डायग्नोस हो जाता है तो डायग्नोस करके उनका इलाज होना बहुत जरूरी है, राइट, बिकॉज 16 तो केसेस सिर्फ कंफर्म पाए गए जो इन्होंने अंडर द हुड किल किए। शक की सुई इन तक गई भी नहीं, कभी भी एक भी बार नहीं गई। और मेजर रीजन ये था कि वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बोलना चाहिए या बिजनेसमैन, जो कुछ भी था वो, आई थिंक बिजनेसमैन था, वो काफी बड़ा बिजनेसमैन था। तो ज्यादातर पुलिस वाले सोचते थे कि ठीक है यार, गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ज्यादा उन पे ध्यान नहीं देते थे कि छोड़ो यार, गायब हो भी गए तो कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारा बच्चा गायब हो गया। पुलिस की लापरवाही थी एक्चुअली वहां पे उस गांव में। अगर पुलिस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती कि अगर एक बच्चा भी गायब हुआ है तो कैसे हुआ, कहाँ गया, आप वहीं स्टार्ट कर देते तो ये केस इतना आगे नहीं जाता, वहीं पकड़ा जाता वो, पर लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। वंस अगेन मतलब जब भी ऐसे कोई इश्यूज होते हैं सिस्टम में, कहीं ना कहीं कुछ लेवल का या तो नेग्लिजेंस होता है तो करप्शन होता है। नेग्लिजेंस इज लाइक वो काम नहीं करना चाहते ना, कि ठीक है। और करप्शन के भी बहुत सारे केसेस सामने आ जाते हैं। हाँ, करप्शन तो फिर सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में करप्शन तो चलता ही है। ग्राउंड लेवल पर एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करवाना कितना इजी है, मतलब थोड़े से पैसे दे दो और फिर एविडेंस, कोई हाई प्रोफाइल अगर क्रिमिनल होगा वो अपने आप को आराम से बचा सकता है ये सब करके। लैब में जाने तक कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, हाँ, मतलब लैब में पहुंचने के बाद, हाँ, उसके पहले अगर आप कुछ कर रहे हो, वी नेवर नो, वो तो है, वो पुलिस के डोमेन में आ जाता है पूरा का पूरा। उसके बाद फिर इसीलिए तो जनरली बोलते कि आप फॉरेंसिक टीम बुलाओ, वहां पे आपके कंटेमिनेशन और आप जो वो नहीं होगा। आप फॉरेंसिक टीम बुलाओगे, वो प्रॉपर वर्क करेगी। और जो केसेस सीबीआई को दे दिए जाते हैं वो इसीलिए ही दिए जाते हैं, एग्जैक्टली, कि हम नहीं एकदम पुलिस पे वो कर सकते हैं, तो सीबीआई के हाथ में केस दो, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, वो अपने एथिक्स के हिसाब से काम करेंगे तो हमें अच्छी रिपोर्ट्स मिलेंगी। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।